फिजिक्स में हम नेचर और उसके लॉज को समझते हैं। इमेजिन कीजिए यूनिवर्स में कितने सारे फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। हम हमारी गैलेक्सी की बात करें, उसमें हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वो प्लैनेट्स अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहे हैं। उन प्लैनेट्स की खुद की सैटेलाइट्स है जो उनके अराउंड घूम रही है, जैसे अर्थ की मून उसके अबाउट घूम रही हो। हम अर्थ की बात करें तो उसमें कितने सारे फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं पर एप्पल गिर रहा है, कहीं पर कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब इन सारे इवेंट्स को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का सेकेंड लॉ है, वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन क्वांटिटीज की बात हो रही है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तो ऐसी क्वांटिटीज की मदद से ही तो हम चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमें बोलना है हमने कुछ वजन उठा रखा है, भाई कितना वजन उठा रखा है, कितना मास उठा रखा है। तो ऐसी क्वांटिटीज के टर्म्स में ही हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके मेजरमेंट की मदद से। तो क्या कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड और जिनकी मदद से हम इवेंट्स को, फिजिकल इवेंट्स को एनालिसिस करते हैं। तो जैसे देखिए कुछ एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज के, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इन सबको मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मीटर में कर सकते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, फोर्स को न्यूटन में। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब कुछ एग्जांपल देते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, जिनको मेजर ही नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, लव, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसे बोलते हुए सुना है किसी को, यार मुझे तुमसे 4 लीटर का प्यार है। भाई चलो यहां से, 4 किलो खुशी हो रही है मेरे को आज और 4 मीटर का दुख हो रहा है। इनको मेजर नहीं कर सकते। तो हैप्पीनेस, लव, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे लेंथ लीजिए आप, हम बोलते हैं यार इसकी लेंथ जो है 2 मीटर है, 5 मीटर है, कुछ ऐसे हम बोलते हैं, 20 मीटर है, 1 किलोमीटर है। मास एक्सप्रेस करते हैं यार 20 किलो का मास है। टाइम एक्सप्रेस करते हैं यार 10 सेकंड हो गए, 10 घंटे हो गए। तो सब में देखिए दो चीजें आ रही है। फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम दो चीजों की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, दो चीजें आती है उसमें। जैसे 5 मीटर में देखिए, 5 और मीटर। 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है, यूनिट। तो जनरल सेंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, एन यू। एन क्या होती है उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी देख लीजिए, फोर्स 10 न्यूटन, 10 क्या है उसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन क्या है, यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये यूनिट क्या होता है। सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन। मतलब क्या, यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसकी मदद से हम सारी चीजें मेजर करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखें 5 मीटर, हम ऐसी क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो इसमें यूनिट क्या है, मीटर। मतलब 1 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ है। हमको पता है 1 मीटर कितनी लेंथ है, जो मीटर स्केल आता है 1 मीटर, उसके हिसाब से नाप रहे हैं। 5 मीटर मतलब 5 टाइम्स ऑफ दैट स्केल, 5 बार उस स्केल को रख लें, इतनी लेंथ है 5 मीटर। 20 केजी, 1 केजी की स्टैंडर्ड वेट है, 1 केजी स्टैंडर्ड मास है। ठीक है, तो उसका जो है मास, उसका 20 टाइम्स इज 20 केजी। सिमिलरली विद अदर यूनिट्स। तो भाई यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, सबके लिए सेम है वो अभी। अब सोच के देखिए, जब ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होंगे, मीटर, केजी वगैरह, तब लोग लेंथ, मास कैसे मेजर करते होंगे, तब कैसे मेजरमेंट होता था। यार ये मेरे जो हाथ की लंबाई है ना, ये 1 यूनिट है लेंथ का, तो मुझे 5 यूनिट रस्सी दे दो भाई। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसे मेजरमेंट होते थे। तो बताइए इस एग्जाम्पल को ले, इसमें कुछ गलती है क्या यूनिट लेने में, क्या पॉसिबिलिटीज है गड़बड़ होने की इसमें, सोच के देखिए जरा। सबके हाथ की लंबाई अलग अलग होती है, तो जो 5 किसी के हिसाब से वो हो सकता है, जिसका बड़ा हाथ उसके हिसाब से 4 हो, तो बोलेगा भाई देखो ये तो 4 है, आपने बोला 5 है, लेकिन ये तो 4 है। तो यार ये तो हर आदमी के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन हो गई। तो क्या इसको यूनिट बनाया जा सकता था क्या, नहीं भाई। तो लोगों को भी ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, किसी आदमी को फिक्स कर लेते हैं, भाई सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को फिक्स कर लेते हैं, उसके हिसाब से देख लेंगे। तो उन्होंने राजा को पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला यार राजा के पैर की लंबाई जो है वो 1 यूनिट होगी, राजा के पंजे की लंबाई, किंग्स फुट। ये जो फुट यूनिट हम यूज करते हैं ना, फुट और फीट,
ये हिस्टोरिकली वहीं से आया, राजा के पैर से। तो राजा का एक पैर की जो पंजे की लंबाई है वो स्टैंडर्ड बन गई 1 फुट। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब हाथ का चक्कर ही खत्म है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, सोच के देखिए। अब मुझे अगर कोई सी चीज मेजरमेंट करनी है कि भाई 5 फुट रस्सी दे दो, तो राजा से रिक्वेस्ट करेंगे बार बार कि भाई आइए प्लीज, हमको 5 फुट आपका पैर से रस्सी नापनी है। तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है। हाथ तो इजीली अवेलेबल नाप लेंगे, लेकिन किंग्स फुट इजीली अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अभी कल से राजा चेंज हुआ तो बोलेगा नाउ इट्स माय फुट। तो एक रातों रात में फुट की डेफिनेशन चेंज हो गई, ऐसे तो नहीं चलेगा। कल तक हमारी हाइट 5 फुट थी, अगले दिन राजा चेंज तो हमारी हाइट 6 फुट हो गई। तो ये तो लफड़ा है इसमें। तो जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, यूनिट स्टैंडर्ड बनते गए। देखिए, यूनिट बनने के लिए 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो होनी ही चाहिए भाई। क्या? एक तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, जैसे हमने देखा हाथ की लंबाई वाला केस, वो तो सबके हाथों की लंबाई अलग अलग है, तो ऐसे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। दूसरी बात, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, किंग्स फुट की तरह। चलिए ठीक, किंग्स फुट को भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, एक बार रस्सी से नाप लिया और वो रस्सी की लेंथ एक स्टैंडर्ड बन गई। लेकिन अब जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट बनते गए। हम देखेंगे क्या डेफिनेशन है। और ये जो फुट, यार्ड, ऐसी चीजें। अच्छा, यार्ड पता है कैसे नापा था? इनिशियली यार्ड कैसा था? क्रिकेट पिच की लंबाई जिसमें नापते हैं, तो यार्ड हिस्टोरिकली कहां से आया था? राजा की नाक से लेकर, दूसरे राजा की नाक से लेकर स्ट्रेच्ड हाथ सीधा रख लिया, उसकी थंब तक की लंबाई, ये एक यार्ड बोला जाता था पहले, ठीक है। तो हिस्टोरिकली इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में और जानना है आपको तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इनको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। जैसे फुट हमको पता है 12 इंचेस, अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर, ठीक है। तो ऐसे चीजों का डेवलपमेंट हुआ। अभी अगर हम करंटली देखें तो 3 सिस्टम कॉमनली यूज्ड होते हैं। जो यूनिट के सिस्टम है, अभी लेंथ मास टाइम की अगर हम बात करें, 3 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ मास एंड टाइम, तो 3 सिस्टम अभी जो है कॉमनली यूज्ड होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। ये क्या होते हैं देखें जरा। सीजीएस का मतलब लेंथ सेंटीमीटर में नापेंगे, मास ग्राम में नापेंगे और टाइम सेकंड में नापेंगे। मतलब सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, सी स्टैंड्स फॉर सीजीएस में सी, ठीक है। मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकंड, लेंथ फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। तो अभी जो तीनों सिस्टम है, देखिए प्रैक्टिकल नीड के हिसाब से बने, इनका प्रैक्टिकल नीड के हिसाब से यूज होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम शक्कर खरीदने जा रहे हैं बाजार में, तो हम बोलते हैं यार 1-2 किलो शुगर दे देना, आधा किलो शक्कर दे देना। गोल्ड खरीदने जाते हैं, मान लीजिए सोना खरीदने जाते हैं, तो कभी ऐसे बोलते हैं क्या, यार आज मुझे 1 किलो सोना खरीदने का मन हो रहा है, ला यार 2-5 किलो सोना पैक करके दे दे। ग्राम में बोलते हैं भैया इतना महंगा आता है, खरीद सकते हैं 1-2 किलो भी, पर जनरली ग्राम्स में खरीदते हैं। 10 ग्राम सोने, 10 ग्राम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने हैं भैया, 10 ग्राम गोल्ड, 100 ग्राम गोल्ड दे दो। तो छोटे यूनिट्स की जरूरत ऐसी क्वांटिटीज में पड़ती है, ठीक है। आप देखिए क्रिकेट का पिच यार्ड में नापा जाता है, हाइट अभी भी फुट या फीट में नापते हैं अपन। तो अलग अलग सिचुएशंस में इनका यूज होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हमसे पूछा भाई लेंथ का यूनिट सीजीएस में क्या होता है, तो सेंटीमीटर। डेंसिटी का यूनिट एमके सिस्टम में केजी पर मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेंसिटी इन सीजीएस यूनिट्स। बहुत बार आया ऐसे क्वेश्चन, सीजीएस यूनिट्स मतलब सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करके आंसर देना है, तो किन यूनिट्स में देना है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो एमकेएस में था, किलोग्राम के बदले ग्राम, मीटर क्यूब के बदले सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी का आंसर देना होगा। तो अलग अलग सिस्टम में हमसे वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वांटिटीज है देखिए, लेंथ, मास और टाइम, ये मैकेनिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह से एक्ट करती है। मतलब इन तीनों की मदद से अपन मैकेनिक्स की सारी क्वांटिटीज लिख सकते हैं। जैसे देखें, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज लेंथ बाय टाइम। डिस्टेंस का एक लेंथ ही तो है। डेंसिटी देखिए भाई, क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो एक क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम में मास तो है, वॉल्यूम नहीं है। लेकिन क्या वॉल्यूम को लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या?
लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब। तो देखिए डेंसिटी को भी मास और लेंथ के टर्म्स में लिख दिया। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सारी क्वांटिटीज मैकेनिक्स की इन तीनों के टर्म्स में लिखी जा सकती है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये तीनों, मैकेनिक्स की बात करें तो अब देखिए इन तीनों क्वांटिटीज के इतने यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यार साइंटिफिक कम्युनिटी ने सोचा कि यार एक स्टैंडर्ड यूनिट तो बना है, सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग जो है फ्रांस में इकट्ठे हुए और एक कॉन्फ्रेंस करी, सिस्टम इंटरनेशनल नाम से, फॉर द यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। वहां पर इनके स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करे सबने एक मत होकर के, हाँ यार ये यूनिट्स अब हम यूज करेंगे साइंटिफिक वर्ल्ड में। और भी यूनिट्स कर सकते हैं लेकिन एक पता तो होना चाहिए। तो उन्होंने नाम दिया SI यूनिट्स, कि हम जो यहां से यूनिट डिसाइड करेंगे उनको अब से SI यूनिट्स बोलेंगे। SI वर्ड कहां से आया? कॉन्फ्रेंस के नाम से, सिस्टम इंटरनेशनल, S एंड I, ठीक है। तो भाई तीन क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम, ये तो डिसाइडेड ही थी। तो उन्होंने इसके SI यूनिट डिसाइड करे, जो MKS वाले थे वो के वही ले लिए, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। मतलब लेंथ का SI यूनिट क्या डिसाइड हुआ? मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। दीज आर नाउ SI यूनिट। तो हमसे पूछेगा डेंसिटी का SI यूनिट बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सारी क्वांटिटीज की मैकेनिक्स की बात करें तो इनके टर्म्स में उनके SI यूनिट हो जाएंगे। तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या भाई? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इनको लिखने के लिए क्या क्या सिंबल डिसाइड करे गए? मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg, सेकेंड के लिए S, ठीक है। बहुत अच्छी बात भाई। तो ये डिसाइड हो गए इनके यूनिट्स। तो अब देखिए ये स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया। अब कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहा है, मान लीजिए कहीं से भी, इंडिया से कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो वो लिखेगा SI यूनिट में सारी वैल्यूज की, भाई SI यूनिट में इनकी वैल्यूज सारी ये है। यूएस में जाएगा, यूरोप में जाएगा, कहीं भी रिसर्च पेपर कोई भी पढ़ेगा उसको, तो उसको बात समझ में आएगी कि SI यूनिट में लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्डाइज हो गया पूरे वर्ल्ड में भाई, कि फंडामेंटल सेट जो बनेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट जो हम बना रहे हैं, वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन, in this set all quantities should be independent of each other, that is no quantity should be completely expressible in terms of other। सीधा साधा मतलब है, फंडामेंटल सेट में जो क्वांटिटीज लेंगे वो फंडामेंटल सेट की बाकी क्वांटिटीज से लिखी जानी नहीं होनी चाहिए, फिर तो क्या फायदा वो फंडामेंटल सेट का। जैसे मान लीजिए अगर आपने लेंथ, टाइम और वेलोसिटी, क्या इन तीनों को फंडामेंटल सेट में ले सकते हैं क्या? लेंथ, टाइम और वेलोसिटी को नहीं। वेलोसिटी तो लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी फंडामेंटल सेट में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो लेंथ और टाइम से लिख सकते हैं, तो फिर फंडामेंटल कैसे हो गई फिर वो। तो ये चीज कि फंडामेंटल सेट में जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो बाकी के टर्म्स में लिखी जानी नहीं होनी चाहिए, फंडामेंटल जो बाकी क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में। बहुत अच्छी बात। दूसरी क्वांटिटी, ऑल अदर क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा क्वांटिटीज बची, जैसे मान लीजिए लेंथ, मास, टाइम ले लिया, बाकी क्वांटिटीज मैकेनिक्स की जो बची, वो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखी जानी चाहिए, तभी जाकर वो सेट फंडामेंटल सेट कहलाएगा। तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इसमें। तो बहुत अच्छी बात, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल सेट बनाया गया, तीन क्वांटिटीज तो ऑलरेडी थी, बहुत रिसर्च फलाना ढिमाका, ये ले ले, ये वो, कुल मिलाकर 7 क्वांटिटीज निकल के आई, 7 क्वांटिटीज। ये तीन तो ये, बाकी 4 कौन सी? टेम्परेचर, उसका SI यूनिट क्या डिसाइड करा गया? केल्विन। SI यूनिट भी लेते गए और केसेस को डिनोट करते हैं, एब्सोल्यूट स्केल वाला टेम्परेचर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला इसका यूनिट होता है, सिंबल CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये हम इंजीनियरिंग के कोर्सेज में पढ़ते हैं, लाइट से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उसमें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की चमक से रिलेटेड वाली क्वांटिटी होती है, ये लाइट में कितनी चमक है, ग्लो को डिनोट करने में काम आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्वांटिटी, ठीक है। फिर जो लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOLE, इसका SI यूनिट, सिंबल MOL, ठीक है, मोल। ये क्वांटिटी केमिस्ट्री में काम आती है, 1 मोल सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटीज का सेट डिसाइड करा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट, ठीक है। अब 2 क्वांटिटीज के बारे में और बात करी गई, कौन सी क्वांटिटीज?
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल हमें पता है, गर्दन घुमा रहे हैं हम, कितनी एंगल टर्न हुई हमारी गर्दन, ये उसी एंगल की बात हो रही है। इनका ऐसा यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन, सिंबल RAD और SR, ठीक है। अब प्लेन एंगल के बारे में हम जानते हैं, प्लेन एंगल एक लाइन को घुमा दे अगर अपन, ठीक है, तो वो लाइन घूमते 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 एक एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। अब मान लीजिए जो इसने आर्क काटी उसकी लेंथ है S और ये जो लाइन है ये है R लेंथ की। बेसिकली एक सर्कुलर आर्क मान लीजिए, R उसका रेडियस है, एक बड़े सर्कल का पार्ट होगी। तो प्लेन एंगल जो होता है, जो नॉर्मल हम ज्योमेट्री में अभी तक एंगल पढ़ते आए हैं, दैट इज आर्क लेंथ बाय रेडियस। रेडियन में नापते हैं इसको, SI यूनिट इसका रेडियन होता है, ठीक है। और प्लेन एंगल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। तो प्लेन एंगल आर्क लेंथ बाय रेडियस, इससे ये रेडियन में आता है। अब देखिए सॉलिड एंगल समझते हैं। सॉलिड एंगल समझने के लिए एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर कीजिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, R रेडियस का सॉलिड स्फीयर है। इसमें से मान लीजिए हम एक कोनिकल शेप काट लेते हैं, एक कोनिकल शेप की चीज काट लेते हैं, ठीक। अब स्फीयर का रेडियस तो है R। अब ये जो कोन स्फीयर का जो ये एरिया काट रहा है A उसका स्फीयर में जो कोन ने एरिया काटा वो है। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करा जाता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये जो एरिया कट रहा है डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। इसके बारे में भी हम लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी हमने और उनके SI यूनिट्स लाइक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अभी जो SI यूनिट्स है ये बहुत वेल डिफाइंड है। अभी हिस्टोरिकल इनकी डेफिनेशंस कुछ रही थी, धीरे धीरे डिफाइन होते अभी ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मीटर कैसे डिफाइंड है अभी? मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second। ये मीटर की डेफिनेशन है अभी करंटली। इसी तरह से दूसरे यूनिट्स भी डिफाइंड है। इनकी डेफिनेशन हमें याद नहीं रखनी है, ये बस अभी साइंटिफिकली इस तरह से डिफाइंड है। ये हिस्टोरिकली इनका कुछ डेवलपमेंट रहा है, सेकेंड, किलोग्राम भी कुछ इस तरह से डिफाइंड है। मीटर की डेफिनेशन देखें भाई, तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 अपॉन दिस बिग नंबर 299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के इतने पार्ट में, इतने छोटे पार्ट में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसे 1 मीटर डिफाइन करा गया है। अब मन में क्वेश्चन आता है, यार ये ऐसी डेफिनेशन क्यों? सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं कि भाई एक सेकेंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो ये जो बड़ा नंबर है, एक सेकेंड में लाइट जो ट्रेवल कर लेगी वो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल डिस्टेंस नहीं है। अगर 1 मीटर लाइट एक सेकंड में जितना ट्रेवल करती है, बहुत बड़ा डिस्टेंस, जो कि होता 299,792,458 अभी के मीटर के हिसाब से, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस प्रैक्टिकल नहीं है। हमें जो डिस्टेंसेस डील करने हैं वो इतने बड़े यूनिट में अच्छे प्रैक्टिकल ढंग से डील नहीं कर पाते हम, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है भाई बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये नंबर क्यों? ये तो बहुत क्लोज है 300,000,000,000 के, ये नंबर ले लेते, ये ही क्यों लिया? इसका कारण क्या है? हिस्टोरिकली पहले मीटर अर्थ के मेरिडियन के फॉर्मेट में ऑलरेडी डिफाइन था, मेरिडियन के टर्म्स में ऑलरेडी डिफाइन था वो, उस क्वांटिटी को सेम रखने के लिए, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में डिफाइन करने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट बहुत फंडामेंटल है, चेंज नहीं होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में डिफाइन करने के लिए वही पहले वाले मीटर को ये डेफिनेशन ली गई। तो मीटर पुराने वाले मीटर से मैच करने के लिए ये नंबर लिया गया, और सेकंड तो ऑलरेडी डिफाइन था, इसके कारण से ये प्रिसाइज नंबर है, ठीक है। इसी तरह से बाकी यूनिट्स की भी डेफिनेशन है। तो भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी मदद से हम बाकी सारी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं। और बाकी सारी क्वांटिटीज किस कैटेगरी में आती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो सके। जैसे वेलोसिटी, लेंथ, मास, टाइम। सोच के देखिए किससे बनाएंगे वेलोसिटी को? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी देखें एरिया। एरिया भाई कैसे बनेगा? दो साइड के मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी से, ए भी लेंथ है बी भी लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर।
सो लेंथ स्क्वायर हो गया एरिया। सिमिलरली अगर वॉल्यूम देखें हम तो उसमें तो एक लेंथ और आ जाती है, ए इंटू बी इंटू सी। तो वॉल्यूम बताइए 7 फंडामेंटल टर्म्स के क्वांटिटीज में लेंथ क्यूब हो जाएगी। एक और क्वांटिटी लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी डेंसिटी, बताइए क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। अब लेकिन वॉल्यूम को किसके टर्म्स में लिखेंगे, लेंथ के टर्म्स में, दैट इज लेंथ क्यूब। तो डेंसिटी देखिए ये भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में हम बाकी क्वांटिटीज को लिख सकते हैं, ये 7 डायमेंशंस की तरह से हैं। जैसे एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन स्पेस में हम किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे इन 7 डायमेंशंस की टर्म में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, लेंथ बाय टाइम, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेंथ पावर 1 टाइम पावर -1। सो वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में कितना है, 1। वेलोसिटी का डायमेंशन लेंथ में कितना है, 1, टाइम में कितना है, -1। तो इन दो क्वांटिटीज में वेलोसिटी का 1 और -1 डायमेंशन है। बाकी क्वांटिटीज का क्या, 0 डायमेंशन है उनमें। तो जैसे मास में वेलोसिटी का डायमेंशन 0 है। तो अब हम जो है डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। Dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. Base quantities मतलब fundamental quantities, उनको base quantities भी कहते हैं। तो dimension क्या होते हैं, बहुत सीधी सिंपल भाषा में देखें तो base quantities की खोपड़ी पर जो टंगा रहता है पावर, base quantity की खोपड़ी पर जो एक्सपोनेंट है उसे डायमेंशन बोला जाता है, उतना डायमेंशन होता है, ठीक है। तो खोपड़ी पे देखिए 1 और -1 टंगा हुआ है, इसलिए तो हमने बोला था डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1। लेंथ की खोपड़ी पे कितना, 1, टाइम की खोपड़ी पे कितना, -1, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाता है, बहुत सिंपल सा है। बेस क्वांटिटी खोपड़ी पे जो भी टंगा हो उस बेस क्वांटिटी में उतना डायमेंशन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात करें, जैसे अब देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेंथ बाय टाइम। अब देखिए लेंथ, टाइम, मास, ये तो ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, कितने बड़े बड़े नाम है। तो इनको यार सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम, बार बार इतने बड़े बड़े नाम थोड़ी लिखेंगे। तो लेंथ और टाइम को अपन L और T सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो लेंथ बाय टाइम L बाय T, क्या हो जाएगा, ये T को ऊपर भेज दें तो LT-1, तो LT-1। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू LT-1 नहीं होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आया, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आई उसके डायमेंशन की बात हो रही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट वेलोसिटी मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना है, वो LT-1। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सेलरेशन होगा तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फोर्स होगा तो डायमेंशन ऑफ फोर्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी मतलब उसके डायमेंशन की बात हो रही है। तो कुछ क्वांटिटीज की प्रैक्टिस करते हैं डायमेंशन निकालने की। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए जो डेंसिटी का डायमेंशन होगा वो मास का डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, m बाय L3। सबको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ml-3। तो डेंसिटी का डायमेंशन ml-3, ठीक है। इस तरह से डायमेंशन निकाले जाते हैं। ऐसा यूनिट अगर हमको निकालना हो डेंसिटी का, तो हम डायमेंशन की मदद से ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए ml-3, m का ऐसा यूनिट क्या, kg, l का ऐसा यूनिट क्या, मीटर, तो मीटर -3, तो kg मीटर -3 ऐसा यूनिट हो गया। इसको अपन kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन से ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट भी निकल जाएंगे। m के बदले ग्राम, l के बदले सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमने डेंसिटी का डायमेंशन पता करके उसका यूनिट भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम लेंथ के बदले L, मास के बदले m, टाइम के बदले T सिंबल यूज कर रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं जो सातों क्वांटिटीज हैं उनके बदले क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं। तो वे तीन तो हमको पता है, M, L और T। अब देखिए टेम्परेचर के लिए हम थीटा
या फिर K, दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या फिर A, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD यूज करते हैं, ठीक। चलिए तो अब और क्वांटिटीज प्रैक्टिस करते हैं। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी को हम वापस से लेंथ बाय टाइम नहीं लिखेंगे, लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हमें वेलोसिटी का ऑलरेडी पता है LT-1, तो डायरेक्टली लिखेंगे LT-1 अपॉन टाइम का हो गया T। T ऊपर जाएगा, नीचे T1 है, ऊपर जाकर T-1, तो T-1 T-1 T-2, तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया LT-2। यूनिट भी पता है हम तो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे भी चेक कर सकते हैं। M मीटर मतलब L, सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर T-2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का LT-2, M भी अगर जोड़ दें तो M की पावर 0 LT-2, L मतलब L की पावर 1, ठीक है। चलिए भाई, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बताइए क्या होगा। एक्सेलरेशन का आपको ऑलरेडी पता है, वापस डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, तो बस मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन MLT-2, MLT-2, फोर्स का डायमेंशन MLT-2। अब से हम फोर्स का भी डायरेक्टली यूज कर लेंगे MLT-2, ठीक है। तो भाई अब फोर्स का ऐसा यूनिट देखें अपन, M मास के बदले kg, L मीटर, T-2 सेकेंड -2, तो देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसे यूनिट को प्यार से हम न्यूटन भी बोलते हैं, प्यार से मतलब इसका एक और नाम है न्यूटन, इस यूनिट को न्यूटन से भी बोला जाता है। तो वही हम जो बोले फोर्स है 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की या फिर 2 न्यूटन की, एक ही बात है, ठीक। इसी तरह से और भी क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं, जैसे प्रेशर का पास्कल SI यूनिट, वर्क का जूल, ठीक है। ये उनके यूनिट्स के नाम रख दिए गए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और क्वांटिटीज देखते हैं। एंगल, एंगल क्या डिफाइन होता है S/R, आर्क लेंथ बाई रेडियस। एंगल का डायमेंशन निकालना है, आर्क लेंथ इज लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, सो लेंथ बाई लेंथ, ये तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा L की पावर 0। मतलब जो एंगल का डायमेंशन है, अगर हम M और T भी साथ में जोड़ लें तो M0 L0 T0 सब में डायमेंशन 0 है एंगल का, सारी क्वांटिटीज में डायमेंशन 0 है वही एंगल का, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं है इसका किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में, सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब कुछ और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के एग्जांपल देखते हैं। एक क्वांटिटी और होती है ऐसी, स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। ये जो ट्राइंगल का सिंबल बना ना ट्राइंगल जैसा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, जिस भी क्वांटिटी के आगे लग जाता है मतलब उसका चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा L का मतलब चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। मान लीजिए आपका वजन है 50 kg, कुछ साल पहले था 40 kg, तो तब से लेकर अब तक डेल्टा ऑफ वजन कितना हुआ 50 - 40 दैट इज 10 kg। डेल्टा मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्ट्रेन का डायमेंशन निकालना है। लेंथ का तो पता है, डिनोमिनेटर में जो लेंथ है उसका तो पता है, लेकिन चेंज इन लेंथ का क्या होगा सोच कर देखते हैं। 3 kg - 2 kg इज इक्वल टू 1 मीटर। 3 किलो मैंगोज में से 2 किलो मैंगोज खत्म कर दिए तो 1 मीटर मैंगो बचता है। क्या बात कर रहे हैं, माइनस करते हैं तो भी यूनिट तो सेम ही रहता है। 3 kg में से 2 kg माइनस करेंगे तो 1 kg आएगा, तो 3 kg - 2 kg का डायमेंशन भी kg ही होगा। 3 मीटर - 2 मीटर का डायमेंशन भी मीटर ही होगा। तो L फाइनल माइनस L इनिशियल का डायमेंशन भी L के बराबर ही होगा, और L का डायमेंशन होता है लेंथ। तो डेल्टा L का डायमेंशन उतना ही होगा जो लेंथ का होता है, डेल्टा मास का डायमेंशन उतना ही होगा जो मास का होता है, डेल्टा टाइम का डायमेंशन होगा जो टाइम का होता है। डेल्टा मतलब तो चेंज है सर, ठीक है। तो भाई स्ट्रेन का डायमेंशन डेल्टा L/L का डायमेंशन अपॉन L का डायमेंशन, L फाइनल माइनस L इनिशियल का डायमेंशन L, डिनोमिनेटर का भी L, तो L/L,
कितना हो गया L की पावर 0। मतलब स्ट्रेन इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलिए बहुत अच्छी बात, 0 डायमेंशन है। ठीक, वेरी गुड। अब कुछ और क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते हैं और नई नई चीजें सीखेंगे डायमेंशन के बारे में। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला याद है? यस, हाफ मास इनटू स्पीड स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन निकालना है। देखिए, मास का डायमेंशन पता है, स्पीड का डायमेंशन पता है, लेकिन ये हाफ का पता नहीं है। हाफ एक नंबर है जो कि डायमेंशन लेस है। हाफ का डायमेंशन 0 है। सारी क्वांटिटीज में हाफ इज अ डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, तो बस अब तो हो गया। हाफ का डायमेंशन m0 l0 t0, मास का m, स्पीड का lt माइनस 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे अब lt माइनस 1 का स्क्वायर। तो बस जैसे नॉर्मल एक्सपोनेंट्स में स्क्वायर करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। l स्क्वायर t माइनस 2, वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और माइनस 1 से, तो l स्क्वायर t माइनस 2। बस अब क्या है, ये 0 0 वाले तो ठीक है, हट गए, तो m l स्क्वायर t माइनस 2 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, m l स्क्वायर t माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी का। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन में पढ़ा है अभी, mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का l। अब देखिए mlt माइनस 2 और l, mlt माइनस 2 में l की खोपड़ी पर 1 है, डिस्प्लेसमेंट का l 1 है। l इंटू l इज l स्क्वायर, तो कितना आ गया ml2t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। काइनेटिक एनर्जी का निकाला था अभी हमने डायमेंशन, ml स्क्वायर t माइनस 2। देखिए दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आ रहा है। इनफैक्ट पता है एक और क्वांटिटी होती है ऐसी, टॉर्क। रोटेशनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसकी चक्कर में चीजें घूमती है, टॉर्क। उसका फॉर्मूला भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, mlt माइनस 2 इंटू एल, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो उसका डायमेंशन भी वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है। इसका मतलब दो क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है क्या? बिल्कुल। कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या दो क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन हो सकता है? होता है। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है, ऑप्शंस दे देते हैं, टॉर्क और वर्क, क्या बताइए इनका सेम डायमेंशन है क्या? बिल्कुल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इस पे कई बार, ऑप्शन दे देंगे किन किन के सेम डायमेंशन है, तो सॉल्व करके निकालना होता है। ठीक है, कुछ और क्वांटिटीज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, किस फॉर्मूले में आता है ये? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। F इज फोर्स, m1 फर्स्ट मास, सेकेंड मास एंड देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी मासेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में G का डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे गिवन नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं r स्क्वायर को उधर भेजकर, m1 m2 को नीचे भेजकर। ठीक है, G का फॉर्मूला वहां से आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है यार फॉर्मूला आया कहां से? तो देखिए ये ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम। अभी ये जो हम फॉर्मूलेज देखने जा रहे हैं ये सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के पर्पज से देख रहे हैं, इनका यूज कैसे है, कहां से आए, क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब हम जब इनको पढ़ेंगे ना डिटेल में तब समझेंगे। अभी सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस पे ध्यान रहेगा हमारा। ठीक है, तो चलिए भाई, जी का फॉर्मूले के लिए आर स्क्वायर को इधर भेजते तो कितना आ जाएगा? जी विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब जी का डायमेंशन निकालना है, तो बस जी का डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन, m1 m2 का डायरेक्शन, वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स का कितना भाई? mlt माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर का l स्क्वायर, m1 का m, m2 का m। ठीक है, अब देखिए सारे m के टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, सारे l के टर्म्स एक साथ ले लेंगे, सारे t के टर्म्स एक साथ ले लेंगे। तो सारे m के लेते हैं, देखिए तो कितना आएगा? m, यहाँ क्या लिख रहा है? 1 नीचे से आएगा 2 माइनस होकर, तो 1 माइनस 2, l 1 प्लस 2, देखिए 1 और ये 2, तो l मल्टीप्लीकेशन में है, तो l 1 प्लस 2 t माइनस 2। तो बस सॉल्व हो जाएगा ये। तो कितना आ गया? m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज देखते हैं भाई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू 3/2 kT, K से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल k से। E क्या है यहाँ पर? एनर्जी, और T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 3/2 kT, K निकालना है तो K का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई? 2/3 E/T।
अब 2/3 डायमेंशनलेस नंबर है। E मतलब एनर्जी, एनर्जी का हमें पता है ml2t-2। अब आपको लग रहा होगा यार याद रखने क्या ये सारे डायमेंशंस? नहीं भाई, याद नहीं रखने हैं, ये सारी क्वांटिटीज हमें पता है ऑलरेडी एनर्जी, और हमें धीरे धीरे क्वांटिटीज पता भी पड़ जाएंगी, तो इनके डायमेंशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। फोर्स वगैरह के वैसे ही याद हो जाएंगे आपको इतना प्रैक्टिस में आने के बाद। बाकी ऐसे ही रट्टा मारने की, याद रखने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनर्जी हम खटाक से निकाल भी सकते हैं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखिए E का डायमेंशन ml2t-2, टेम्परेचर का है केल्विन, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या होता है, E का तो लिख लिया ml2t-2, यहां पर K के बदले वो T ही रहने देते हैं कई बार, T का T, पर ये टेम्परेचर है, वो टाइम नहीं है कि T का T हो गया और फिर इसमें क्या करते हैं, इस T को इस -2 के साथ मिला के -3 कर देते हैं। नहीं, ये टेम्परेचर है तो ये नहीं, इसका केल्विन। तो K ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ml2t-2 K-1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आ गया। चलो बहुत अच्छी बात। अब एक आप प्रैक्टिस कर ली तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है पता है? K की जो वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 इंटू 10 की पावर -23, और उसका यूनिट, और यूनिट तो इससे आ जाएगा, और उसका डायमेंशन ये डायमेंशन होता है। तो देखिए K की वैल्यू कांस्टेंट है। अब कई बार ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई यार ये कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन कैसे फिर इसका? जैसे 2/3 भी तो एक कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए जब वैल्यू कांस्टेंट है। तो ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है कई बार। नहीं भाई समझिए, ये तो एक नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है। 2/3 तो जो है एक डायमेंशनलेस नंबर है, ये किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जबकि ये नंबर इस K की वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट है तो क्या हुआ, ये एक क्वांटिटी की वैल्यू है जिस क्वांटिटी का डायमेंशन ये है, ठीक है। तो एक डायमेंशनलेस नंबर और एक क्वांटिटी की कांस्टेंट वैल्यू में डिफरेंस है, वो हमको समझनी है बात इसमें, ठीक है। चलिए, थर्मल कंडक्टिविटी K फॉर्मूला Q/T इज इक्वल टू KA T2 - T1/L। तो K कितना हो जाएगा, देखिए अभी बताते हैं क्वांटिटीज के बारे में। K कितना हो जाएगा भाई, इधर जाएगा QL/, ये नीचे जाएगा A T2 - T1 इंटू T। ये देखिए ये Q क्या है, हीट विच इज एनर्जी, दिस इज नथिंग बट एनर्जी। L इज लेंथ, ठीक है। A इज एरिया, कैसे आता है क्या आता है सब बाद में। T1 एंड T2 आर टेम्परेचर एंड दिस T इज टाइम, ठीक है। चलिए निकालिए इसका डायमेंशन। आया आंसर? तो देखिए K का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ K इज इक्वल टू Q का डायमेंशन एनर्जी का अभी देखा थोड़ी देर पहले ml2t-2, L मतलब लेंथ, L डिवाइड बाय एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, T2 - T1 टेम्परेचर, डेल्टा T है ये चेंज इन टेम्परेचर, उसका भी टेम्परेचर, केल्विन, T टाइम। तो M के सारे टर्म्स एक साथ ले लीजिए, एक ही है इसमें तो M। L के ले लीजिए, L के ले लीजिए 2 + 1 3, ऊपर आएगा -2 3 - 2 1। T के ले लीजिए, T - 2, T नीचे से आएगा ऊपर उचक के -3, K ऊपर उचक के आएगा K -1। ये आ गया आंसर इसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं नीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू नीटा A डेल्टा V/डेल्टा x, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन लेंथ। तो ये यहां पर जो V होती है वो वेलोसिटी होती है, x जो है वो लेंथ है, A एरिया है, ठीक है, और F जो है वो फोर्स है। निकालिए चलिए नीटा का डायमेंशन। आया आंसर? देखिए जरा,
तो नीटा कितना हो जाएगा, पहले नीटा को बाकी के टर्म्स में लिख लें, एफ डेल्टा एक्स ए डेल्टा वी। डायमेंशन पुट कर देंगे भाई। अब एफ का डायमेंशन हमको पता है MLT -2, डेल्टा एक्स एक्स का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल, एरिया का एल स्क्वायर, डेल्टा वी का वेलोसिटी के बराबर। डेल्टा का डायमेंशन वही होता है, ठीक है, जो उस क्वांटिटी का होता है, LT - 1। अब टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। एम की खोपड़ी पे कितना है भैया, 1 है यहाँ पर, तो एम की खोपड़ी पे तो 1। एल की खोपड़ी पे कितना है 2, और नीचे 3, 2 - 3 -1। टी की खोपड़ी पे -2 -1 -1, ठीक है, आंसर आ गया बस। अब देखिए जेईई 2013 में एक सवाल आया था डायमेंशंस के ऊपर। क्या सवाल था वो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो भाई लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है, 2013 में आया था जे एडवांस में। इसको मैचिंग लिस्ट के टाइप, मैचिंग लिस्ट क्वेश्चंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, यहाँ 4 ऑप्शंस गिवन है, हमको मैच करनी है यहाँ पर, जैसे मैच दी कॉलम किया करते थे। एक चीज का एक आंसर है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से गिवन होते हैं, इसमें से एक ऑप्शन आंसर होता है, ठीक है। तो भाई इसको कैसे मैच करते हैं, भाई यहाँ पर आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लिया। जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको अभी थोड़ी देर पहले निकाला डायमेंशन ML2T-2K-1, ये डायमेंशन निकाला था हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अभी थोड़ी देर पहले। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ML-1T-1 निकाला था, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को मैच करना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। 2 के डायमेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी का भी सॉल्व करा, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप आंसर बिना प्लैंक कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं इस केस में। चलिए 10 तक काउंटिंग करूंगा मैं, निकाल के बताइए क्या आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया आंसर। अरे सर, चलिए बिल्कुल बिना डिस्टर्ब करे काउंटिंग होगी, ठीक है ना, 10 तक। तब तक बताना है ABCD में से कौन सा आंसर होगा। 1 आया आंसर, कैलकाटा आया आंसर, बिल्कुल सही आया अगर कैलकाटा आया तो। अब देखिए P का जो है ML2T-2K-1 तो 4th ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो P का तो 4 हो गया भाई, मतलब P का 4 किन किन ऑप्शंस में P का 4 गिवन है वो देखते हैं जरा। C और D में तो A और B, आगरा और बॉम्बे तो गए, ठीक है, कैलकाटा और दिल्ली बच गए। अब देखिए P का तो दोनों में 4 दे रखा है, अब Q से डिसाइड करते हैं जरा। ML-1T-1 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का 2, ML-1T-1 तो Q का है 2, Q का 2 किसमें गिवन है, कैलकाटा में, तो दिल्ली भी गया, तो कैलकाटा आंसर हो गया बस। अब चेक करने के लिए S का भी चेक कर लीजिए। S का तो चलो 3 दे रखा है दोनों ऑप्शंस में, पर फिर भी ठीक है, ML-T-3K-1 थर्मल कंडक्टिविटी का वो निकाला भी थोड़ी देर पहले। चलिए प्लैंक कांस्टेंट भी देख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट में क्या होता है, E = h न्यू, h इज प्लैंक कांस्टेंट, E इज एनर्जी, ठीक है, एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो देखिए h का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू, कैट की साउंड होती है ना म्यू, वो वाला म्यू, ठीक है। तो E का डायमेंशन क्या भाई, E का डायमेंशन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, ML2T-2 फ्रीक्वेंसी 1 टाइम, अगर आपने पढ़ा हो तो 1 टाइम पीरियड, तो इसका हो जाएगा T-1, ऊपर जाके T+1 -2+1, तो ML2T-2+1 इज -1। चेक कर लेते हैं इसी ऑप्शन में R का 1 आ रहा है, बिल्कुल। अब कुछ इसमें और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। एंगल्स के बारे में तो हम देख ही चुके हैं कि वो जो एंगल होता है वो आर्क लेंथ बाय रेडियस L/L डायमेंशनलेस होता है वो तो भाई, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर नाम सुने तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में। पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो जो थीटा एंगल है इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, इसके बगल वाली बेस, और ये 90 डिग्री के जो सामने वाली है ये तो हाइपोटेनस।
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपोटेनस भी लेंथ है, तो लेंथ बाय लेंथ दैट विल बी डायमेंशनलेस। m0 l0 t0, l0 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, m0 t0 जोड़ दिया ऐसे। तो साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। साइन के जो बगल में यहां पर आता है, साइन का आर्गुमेंट कहते हैं, साइन ऑफ एंगल, वो एंगल भी डायमेंशनलेस होता है और साइन थीटा खुद भी डायमेंशनलेस होता है। अब देखिए इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। y इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स, एंगल है अल्फा एक्स, इफ x इज अ डिस्टेंस फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो अब देखिए कॉस ऑफ अल्फा एक्स, हमने क्या सीखा? एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो जो अल्फा एक्स है, कॉस के आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जिसको, दैट इज डायमेंशनलेस। तो भाई अल्फा एक्स का डायमेंशन m0 l0 t0। अब अल्फा इंटू एक्स मतलब अल्फा का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन, RHS तो सेम ही है। एक्स क्या है? डिस्टेंस, तो बस एक्स के बदले क्या आ जाएगा? l, ठीक है। तो अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे, l नीचे चल जाएगा, तो m0 l0 डिवाइड बाय l। बस अब तो ये 0 0 l ऊपर आएगा, दैट विल बी l माइनस 1। तो अल्फा का डायमेंशन l माइनस 1। चेक भी कर लेते हैं आंसर। अल्फा का डायमेंशन l माइनस 1, एक्स का डायमेंशन l, दैट इज l0। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कॉस का पूरा आर्ग्यूमेंट एंगल डायमेंशनलेस, कॉस खुद भी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। चलिए, ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। दूसरी बात, पहली बात तो एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारी एक्सपोनेंट्स भी डायमेंशनलेस होती हैं। अब एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या? कि 2 की पावर के x बाय टी है, जहां पर x जो है डिस्टेंस है और t टाइम है मान लीजिए। तो बताइए k का डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए खोपड़ी पे जो भी टंगा हो वो डायमेंशनलेस होता है, तो भाई k x बाय टी का जो डायमेंशन होगा वो m0 l0 t0 होगा। दैट इंप्लाइज दैट k का डायमेंशन, x का डायमेंशन l, t का डायमेंशन t इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो k का डायमेंशन कितना आ जाएगा भाई? t जाएगा, l नीचे जाएगा, दैट विल बी t तो ऊपर चल जाएगा, t l नीचे जाएगा, ऊपर जाके l माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं l माइनस 1 t, k का डायमेंशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। एक और चीज देखते हैं भाई, logarithm function and its argument are dimensionless। log फंक्शन जो होता है, ये पढ़ोगे मैथ्स में आप, logarithm फंक्शन, log, जैसे log of a, ये चीजें अभी ध्यान में रखने की है, ये चीजें काम में आती है हमारे। तो देखो log of a उसका आर्ग्यूमेंट है जिसपे log लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब a डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, जिसका भी log लिया जाता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और खुद log भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो log ऑफ a में a भी डायमेंशनलेस और पूरा log a भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारी खोपड़ी पे टंगी हुई चीजें, log का आर्ग्यूमेंट और log, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए, यूनिट डायमेंशन में हमने कुछ चीजें पढ़ ली, अब कुछ ट्रू फॉल्स करते हैं इसके ऊपर। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मस्ट बी यूनिटलेस। ट्रू है कि फॉल्स है? मस्ट बी मतलब सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस है। मस्ट का मतलब सारी की सारी, एक भी ऐसी डायमेंशनलेस नहीं होनी चाहिए जो यूनिटलेस नहीं हो, तब जाके ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? जब सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होगी। अगर आपने कोई एक भी क्वांटिटी ऐसी ढूंढ ली जो डायमेंशनलेस है लेकिन उसके पास यूनिट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक ऐसी क्वांटिटी सोचे जिसका डायमेंशन तो 0 है लेकिन उसके पास यूनिट है सी, यस, एंगल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि एंगल का यूनिट रेडियन होता है लेकिन वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन और वो डायमेंशनलेस है, तो ये फॉल्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट। मे वर्ड पे ध्यान दें, इसमें मे मतलब कोई एक भी केस मिल जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव अ यूनिट, तो कोई ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो, आपके ध्यान में है क्या ऐसी कोई जो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। है, बिल्कुल है। एंगल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस है और उसका यूनिट रेडियन है। तो ये मे और मस्ट का खेल है। मस्ट मतलब सारे केसेस, जरूरी है एकदम। मे मतलब कोई एक भी केस। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट में, विकेट कीपर, एवरी विकेट कीपर, क्रिकेट की बात हो रही है जैसे ये, एवरी विकेट कीपर मस्ट बी अ क्रिकेटर। हर विकेट कीपर को क्रिकेटर होना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। एवरी क्रिकेटर मस्ट बी विकेट कीपर, हर क्रिकेटर को विकेट कीपर होना जरूरी तो है? नहीं भाई। क्रिकेटर में बी अ विकेट कीपर, एक क्रिकेटर विकेट कीपर हो सकता है? यस, हो सकता है। एक एग्जांपल तो है, ठीक है। तो मे और मस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे स्टेटमेंट्स में देखने को मिलता है मे और मस्ट हमको, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल, यह आप सोच के बताना। अ यूनिटलेस क्वांटिटी मे नॉट बी डायमेंशनलेस, मुश्किल है थोड़ा। अ यूनिटलेस क्वांटिटी मे नॉट बी डायमेंशनलेस, मे भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, डायमेंशनलेस भी आ रहा है, सारा एक ही सवाल में घुसा दिया इसमें। तो सोच के देखो इसके बारे में। क्या आंसर आया, ट्रू की फॉल्स? इसका आंसर है फॉल्स। यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब जिसके पास यूनिट ना हो, जिसका कोई यूनिट ना हो, ये बोल रहा है मे नॉट बी डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो कोई एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढ के बताइए जो यूनिटलेस है, जिसके पास यूनिट नहीं है लेकिन वो डायमेंशनलेस भी नहीं है, मतलब उसके पास डायमेंशन है। तो ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जो कि यूनिटलेस है लेकिन डायमेंशन 0 नहीं है। नहीं, जिसका यूनिट ही नहीं है उसका डायमेंशन तो कैसे होगा, ये देखना। क्योंकि जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट हो जाएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है तो डेफिनेटली डायमेंशन 0 ही होगा सारे बेस क्वांटिटीज में, क्योंकि अगर किसी में भी नॉन जीरो हुआ तो यूनिट तो आ जाता उसका, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स है। तो हमको एक भी क्वांटिटी नहीं मिलेगी जो कि यूनिटलेस है लेकिन जिसके पास में कुछ डायमेंशन है।